वीडियो नहीं खराब होना चाहिए बस। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर जो है हमने बनाया, कोई भी वेक्टर हमने बनाया है उसको मैं तोड़ सकता हूं इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सही है। जैसे हम लोगों ने देखा था, दो वेक्टर्स को, मान लो ये एक वेक्टर है हमारे पास और एक वेक्टर ये है हमारे पास, ये दो वेक्टर्स हैं। इन दोनों को मिला के मैंने एक वेक्टर ऐसा बनाया था कि नहीं? ऐसे दो वेक्टर्स थे, इनको मिला करके ऐसा वेक्टर बनाया गया। सही है, ऐसा बनाया गया। इन दोनों का काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अकेले। इन दोनों वेक्टर्स का काम ये अकेले कर दे रहा है। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या सर मैं एक वेक्टर को तोड़ूंगा तो वापस से दो वेक्टर में टूटेगा कि नहीं? क्योंकि हम सबको पता है एक रिजल्टेंट जो होता है वो दो वेक्टर से मिला करके ही आता है। रिजल्टेंट जो होता है वो दो वेक्टर से मिला करके आएगा, तो वापस से उस वेक्टर को तोड़ूंगा तो वापस दो कंपोनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। एक वेक्टर जब टूटता है तो वो कंपोनेंट में टूटता है वो। और एक बात याद रखना, जो कंपोनेंट होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि एक कंपोनेंट दूसरे वाले को अफेक्ट ना कर सके। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? इसीलिए एक्सिस भी जो पढ़ते हो तुम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों आपस में क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है। क्योंकि इसका इफेक्ट इस पर नहीं आएगा, इसका इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 करूंगा मैं, इसको जब इधर लेके जाते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग, एक वेक्टर को एंगल की तरफ ले जाते हो, पकड़ के झूल जाओ एंगल की तरफ, कॉस का कंपोनेंट आता है। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो होता है कि नहीं होता है? मतलब इस ये वेक्टर जैसे इसके ऊपर आएगा ये गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। तो ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है क्या? कोई नहीं डाल रहा है। इसीलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को रखते हैं हम लोग, क्योंकि एक वेक्टर का या एक एक्सिस का दूसरे एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला होता है। क्योंकि 90 डिग्री बनता है और जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा कॉस 90 बनेगा, कॉस 90 हो जाता है जीरो। मतलब ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये वाला वेक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये वाला वेक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए 90 डिग्री रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कि क्यों 90 डिग्री होता है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर क्यों होती है? तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर क्यों होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर रखने के पीछे रीजन यही है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को अफेक्ट न करे। ऐसा ना हो कि एक्स एक्सिस वाई को डिस्टर्ब कर रहा है, वाई जेड को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं। वो तीनों इंडिपेंडेंट एक्सिस होते हैं, एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसी वजह से 90 डिग्री रखा जाता है। कोई पूछे बता देना। बताओगे भी क्या तुम लोग, ना कि कटवाओगे? सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया है इस तरीके का। सपोज ये थीटा एंगल पे है और ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर मान लेता हूँ मैं इसको। ये एक वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर है, किसी एक का बताया गया है। तो अब तुमको ही पता है अगर ये वेक्टर बनाया गया है वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई ना कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे बोलो, इसी का पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है ये? क्योंकि ओरिजिन से खींचा गया लाइन और उस पॉइंट तक गया है, डेट मीन्स इट इज अ पोजीशन वेक्टर। इसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। तो सर सबको पता है इस पॉइंट पे जाने के अपने पास दो रास्ते हैं, एक यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगा और फिर यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? बोलो, बात समझ में आती है क्या? यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सर ये वेक्टर एक्चुअल में दो वेक्टर्स को मिला करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? अब इसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे, मतलब इस वेक्टर को वापस से मैं उसे कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहता हूं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना, ये रिजोल्यूशन कहलाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर मिला है इन दोनों वेक्टर्स को मिला करके बनाया है, इस वेक्टर को दोनों को मिलाया गया तभी बना होगा। अब कैसे निकालेंगे? क्या सर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? और राइट एंगल ट्रायंगल में तुम एक बात पढ़ करके आए हो क्या, कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड और एक एंगल दिया गया हो तो हम पाइथागोरस ये सॉरी ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल दिया गया है तो तुम क्या लगा सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ये बात पढ़े हो तुम लोग? सही है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। सर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और ये साइड परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये हाइपोटेनस काम करेगा, क्योंकि ये 90 के सामने है। 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एंगल के सामने जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो बच जाता है उसको क्या बोला जाता है? बेस। ये बात पढ़े हैं क्लास 10th में? चलो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ मैं। साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, पी को पी ही रहने दो। एच का वैल्यू क्या है? ए है कि नहीं है? तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए साइन
थीटा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ए साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा निकालो जरा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो सर यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेनियस कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। समझ में आती है बात। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ये ए वेक्टर है वो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा में टूट जाता है। अब मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है, ये ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? ये वेक्टर है कि स्केलर है? बताया गया था, ये रिवीजन चल रहा है, पता है ना। रेगुलर बैच जब चल रहा था तो बताया था मैं। ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है या वेक्टर है? कंफर्म है सब लोग कंफर्म है। एक बात याद रखना, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा क्या होता है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होता है ये। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और कहाँ रखे, एक्स डायरेक्शन में। जब तुम इसके बारे में किसी को बताओगे तो तुम क्या लिख करके बताओगे कि ए वेक्टर को मैंने तोड़ा है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप। नहीं विश्वास है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वापस से ए आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वापस से ए ही आने वाला है, रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही करते थे कि नहीं? अरे यही करते हैं कि नहीं करते हैं? रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आती है। मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। वापस से ए मिला कि नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो याद रखना, जो कंपोनेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो कंपोनेंट होता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है सर, स्केलर क्वांटिटी होता है। कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, वो बोलते हैं कि सर वेक्टर था, वेक्टर को तोड़े तो वेक्टर मिलेगा। नहीं बाबू, वो स्केलर क्वांटिटी है। जो भी रिजॉल्व करोगे तुम, जो भी कंपोनेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हम ऐसे लिख करके दिखाते हैं, स्केलर इंटू वैक्टर प्लस स्केलर इंटू वैक्टर। इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजोल्यूशन समझ में आया क्या? अब मान लो सबसे ज़्यादा फिगर में जो आता है वो इस तरीके का कुछ शेप आता है, वेज शेप का। वेज शेप का कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, मान लो आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, मतलब पढ़ चुके हैं हम लोग, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। ऐसे कोई बॉडी रखी गई है, इसका वेट कहाँ लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा बनेगा, सही है। अब इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूंगा इनटू 2 कंपोनेंट, और याद रखना जो भी कंपोनेंट बनता है वो आपस में क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा जो भी कंपोनेंट बनता है, याद रखना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाला है वो। तो सर ये एक एक्सिस बना, अब इसी का परपेंडिकुलर इधर बनेगा कि नहीं, बोलो। इसी का परपेंडिकुलर इधर बनेगा। मैंने तुमसे क्या बोला, जब भी याद रखो कोई भी वेक्टर दिया गया है उसको एंगल की तरफ पकड़ के झूल जाओ, कॉस बनेगा, और सामने जाओगे तो साइन बनेगा। अरे एक कॉस होगा एक साइन होगा, कॉस वाला याद रखो। एंगल को वेक्टर को पकड़ के एंगल की तरफ झूलो। इस वेक्टर को पकड़ के एंगल की तरफ जाऊंगा मैं तो क्या बनेगा, डब्लू का कॉस थीटा, और इसी के जस्ट 90 डिग्री पर क्या बनेगा, डब्लू का साइन थीटा। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। इसी में तुमने किसको रिजॉल्व किया है, डब्लू को। मैंने कहा डब्लू को रिजॉल्व नहीं करना, मुझे एन को करना है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाता है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगा। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है मुझे। नॉर्मल रिएक्शन कैसे रिजॉल्व होगा, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ऐसे होगा। इसको आगे बढ़ाओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। भाई यही बनाया हूं ना यहाँ पर भी। तो ये अगर थीटा एंगल की तरफ पकड़ के झूल जाओ, एन का कॉस थीटा इधर बनेगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या बनेगा, एन का साइन थीटा। कई जगह पे ये आता है लॉज ऑफ मोशन में, और वहां पे दिक्कत होगा, सामना न करना पड़े, इसलिए रिजॉल्व करना बता दिया हूं मैं तुमको। बाकी अगर प्लेन अगर आएगा सिंपल इस तरीके से आएगा तब तो तुम बना ही लोगे। करेंगे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट करो इसको। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि अ यूनिट वेक्टर, नहीं निकला, अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, ये कि यूनिट वेक्टर है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है,
तो निकालो मैग्नीट्यूड बराबर 1 दिखा दो। इसमें कितना जटिल काम करना था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो सर अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो मान लेता हूं मैं इसको ए कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 होता है सर। और मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है 0.5 का स्क्वायर प्लस -0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर इसको सिंप्लीफाई करना हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं। Since from childhood we have learned how to solve this type of problems। ठीक है, बीच बीच में इंग्लिश का प्रदर्शन करा जाए, नहीं तो कहते हैं सर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं सर। 549,628,1 then c square will be equals to 1 minus 0.89 on subtracting 0.11। c स्क्वायर है ये, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? √0.11। आंसर विल बी √0.11। लगा रही थी, लगाई तो नहीं ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो आओ कल से तुम ही लोग पढ़ा दो। उसके बाद द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच डेट, फिर से पूछा गया है, नीट में सवाल पूछा गया 3 बार। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिया गया है, कंडीशन देखो क्या दिया गया है, ए प्लस बी इक्वल्स ए माइनस बी, ये कंडीशन दिया गया है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर दिया गया है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। एक सवाल नहीं करेंगे तब वो डॉक्टर बन ही जाएंगे। कौन सा 100% लेकर क्या नाम है? सही है। अरे मूर्खानंदो, ये मॉड बना है कि नहीं? मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि नहीं? मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जा रहा है। निकालो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, लगाओ। ठीक है, चलो देखो, 10th में जब मेरे पास बच्चे आते हैं सब बिल्कुल 0 पे आते हैं, सब पागल हो जाता हूँ मैं। ठीक है, और हम लोग के पास सही बात है, जितना भी इंस्टीट्यूट में बच्चे देखोगे सब बिलो एवरेज या एवरेज, कोई बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, 2-4 लोग हैं जो एक्सेप्शंस देखो हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं। लेकिन हम लोग मेहनत कर करके पढ़ाया जाता है उनको ऊपर। अब जो साथ में मेहनत करता है निकल जाता है, वो जो मक्कारी करेगा उसका तो वही होगा। याद रखो बाबू, जीवन में एक बार मेहनत करना पड़ेगा, अभी कर लो जीवन भर आराम रहेगा, नहीं तो जीवन भर घर घर बर्तन धुलना जा करके क्या करना है, तो तब मेहनत करना पड़ेगा। एक बार मेहनत करना पड़ेगा लाइफ में, अभी कर लो, क्योंकि अभी क्या है, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको पैसा नहीं कमाना है ना? तुमको अपना काम, तुम्हारा पैसा घर वाले दे रहे हैं सब, तो तुम अभी निश्चिंत हो, तो अभी पढ़ लो ईमानदारी से। जब घर वाले पैसा नहीं देंगे तब हालत ख़राब हो जाएगी, तो उस समय तक अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो बेहतर रहेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, रोज़ शाम को पापा से 500 रुपया मांगोगे, पहले 10 गाली सुनोगे कि हो गए 32 साल के 35 साल के, कुछ कर धर नहीं रहे हो, फिर वो पैसा तो मिलेगा ही बाद में, क्योंकि गार्जियन है ना। गार्जियन क्या होता है कि बहुत मोह माया करता है अपने बच्चों से, और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है आज का बच्चा। गार्जियन क्या करता है कि बहुत लाड प्यार में कि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है बच्चा। जिस दिन गार्जियन हाथ हटा देना थोड़ा सा, मैं नहीं जान रहा हूँ, तुम अपने करो खुद से, तब पता चल जाएगा। अभी हर डिमांड पूरी हो जा रही है, अभी मुंह से निकल ही नहीं रहा होगा पेन, तब तक 10 पेन ला के रख देता है गार्जियन कि यार बच्चे का पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। तुम भी देख, तुम्हारे गार्जियन भी होते होंगे, जैसे कोई चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई सामान तुमको चाहिए, तुम जैसे बोलते हुए गार्जियन कहीं ना कहीं से अरेंज करता होगा, भले उसके पास पैसा हो चाहे ना हो। लेकिन गार्जियन तुमसे क्या चाहता है, रिजल्ट दे दो, लेकिन तुम वो अरेंज करके नहीं दे पाते हो। गिव एंड टेक का रिलेशन चलता है ना। अगर वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है, तुम भी तो दो उसको कुछ, तुम भी तो उसको इन रिटर्न कुछ दो, तब वो मोटिवेटेड रहेगा ना कि भाई मैं पेन खरीद के दिया तो मेरे बच्चे ने रिजल्ट भी मुझे दिया, तो अगली बार तुम 10 का पेन मांगोगे, वो 20 का पेन ला करके देगा, कहेगा हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है। समझ आ रहा है ना? तो थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो, बाद में फिर आराम से रहना चिल आउट मूड में। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो सिंबल होता है ये मैग्नीट्यूड का होता है कि नहीं?
मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बोला गया है, मतलब ए और बी वेक्टर को जोड़ा गया, उसका मैग्नीट्यूड लिया गया। और ये क्या लिखा है, ए माइनस बी, मैंने क्या बताया था, माइनस जैसा कोई चीज नहीं है, निगेटिव वेक्टर को जोड़ा गया है, निगेटिव वेक्टर को जोड़ा गया है कि नहीं। तो सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अरे ये रिजल्टेंट ही तो बोल रहा है, मॉड लगाने का मतलब रिजल्टेंट है। सही में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, अगेन मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, ए माइनस बी है अब, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल्ड आउट, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि कंपटीशन का पेपर है तो हम लोग लिखेंगे नहीं ऑन स्क्वायरिंग वी गेट। फिर से स्क्वायर रूट गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया कि नहीं गया। अरे क्या एमसीक्यू है ना, एक एक लाइन लिख के बताऊं क्या। तो सर यहाँ बचेगा कितना, 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा माइनस का 2ab कॉस थीटा। सर एक साइड में लेकर के आएंगे तो क्या बचेगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बालक ध्यान से सुनना, 4 कभी 0 हो सकता है क्या। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, 4ab कॉस थीटा, ये सारे के सारे एक एक क्वांटिटीज हैं कि नहीं है। इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। अगर 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, डेट मीन्स चारों में से कोई एक 0 रहा होगा। बाबू 4 कभी 0 हो सकता है ना, ए कभी 0 हो सकता है क्या। अरे भैया ए 0 हो गया तो वेक्टर ही गायब हो गया। बी कभी 0 हो सकता है क्या ना, क्योंकि बी अगर 0 हो गया तो वेक्टर ही गायब हो जाएगा, बचा सिर्फ कॉस थीटा ही 0 हो सकता है। देयरफॉर कॉस थीटा ही हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, डेट मीन्स एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। आ गया, बोलो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है नीट, और जेईई मेंस में भी यही क्वेश्चन आते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है।